सेल डिवीजन, ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे इसे, कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन, देखो सीधा सीधा मैटर ये है कि सेल के पास ये पावर होती है कि वो सेल्फ रिप्रोडक्शन कर सकती है। सेल्फ रिप्रोडक्शन का मतलब कैसे समझो, जैसे कि बच्चा पैदा करने के लिए मेल और फीमेल की ज़रूरत होती है। एक अकेला मेल या एक अकेली फीमेल बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, लेकिन सेल के अंदर ये पावर मानी जाती है कि एक सेल को किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती है। एक सेल चाहे तो डिवाइड होके एक से कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है ना। तो कोशिकाओं में क्या है, स्वतः प्रजनन की क्षमता होती है, सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। उसी क्षमता के हिसाब से कोशिकाएं एक से क्या हो जाती हैं, 2 हो जाती हैं। जो कोशिकाएं डिवाइड होती हैं, जो डिवाइड होने वाली कोशिका होती है उसे जनरली पेरेंटल सेल कहा जाता है, और जो नई कोशिकाएं बनती हैं उन्हें डॉटर सेल कहा जाता है। बात वही है, पेरेंट का मतलब क्या होता है, अभिभावक, ठीक है ना, और डॉटर का मतलब क्या है। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि सन और डॉटर वाली कहानी है कि एक को सन बोलेंगे एक को डॉक्टर बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, डॉटर सेल ही कहा जाता है। तो कुछ नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए। इसमें कोशिका विभाजन में, सेल डिवीजन में पहला पॉइंट लिखिए, कोशिकाओं में स्वतः प्रजनन की क्षमता होती है। सेल्फ रिप्रोडक्शन, इट इज अ मेन फंक्शन ऑफ सेल, या सेल्फ रिप्रोडक्शन इट इज अ मेन पावर ऑफ सेल, ठीक ना, दोनों में जो चाहे आप लिख सकते हैं। कोशिका विभाजन के लिए स्वतः प्रजनन की क्षमता होना ये कोशिकाओं को बाकियों से क्या बनाता है, थोड़ा सा अलग बनाता है। नीचे लिखो, कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। सेल डिवीजन देयर आर 3 टाइप। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। अब ये जो 3 टाइप का जो सेल डिवीजन बताया गया है, ये कई बार डायरेक्टली भी क्वेश्चन होता है, कोशिका विभाजन के प्रकार बताइए, लेकिन उतना खतरनाक क्वेश्चन नहीं है कि इसको हम इतना ज़्यादा टीआरपी मान के चलेंगे क्वेश्चन आएगा। तो सेल अगर डिवाइड हो रही है, कोशिका का अगर विभाजन हो रहा है, अगर वो 3 टाइप से हो रहा है, तो सीधी सी बात है अलग अलग तीनों के पॉइंट्स रहेंगे। वो 3 कौन कौन से हैं, पहला लिखो, सबसे पहला बोलो, पहला होता है एमाइटोसिस। पहला कौन सा लिखेंगे, एमाइटोसिस, या इसे हम क्या बोलते हैं, असूत्री, असूत्री कोशिका विभाजन, माइटोसिस। दूसरे नंबर में कौन सा होता है, समसूत्री, समसूत्री कोशिका विभाजन। और तीसरे नंबर में जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो कौन सा होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अब आप इसे ऐसे समझो कि अगर ये 3 टाइप के सेल डिवीजन हैं, चाहे वो एमाइटोसिस हो, एमाइटोसिस के बाद इसे माइटोसिस कहते हैं, इसे मियोसिस कहते हैं। कोशिश करिएगा कि जो हिंदी वाले हैं, अगर मियोसिस जैसा शब्द आए, भला ही वो हिंदी में ही लिखा हो, तो मियोसिस का मतलब यहाँ क्या याद रखना है, अर्धसूत्री। माइटोसिस का मतलब क्या रखना है, समसूत्री। और जो एमाइटोसिस है उसका क्या मतलब याद रखना है हमें, अर्धसूत्री या असूत्री से हम कह सकते हैं। अब इधर बोर्ड साइड समझिए, पहले बेसिक देख लीजिए। देखो, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री में अगर एक कॉमन चीज उठाएं कि इन तीनों शब्दों में बेसिक कॉमन क्या है, तो देखो यहां भी सूत्री वर्ड है। सूत्री वर्ड बना हुआ है सूत्र से। सूत्र का मतलब फॉर्मूला होता है, मैथ में होते हैं सूत्र, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉर्मूला। यहां भी सूत्र है, यहां भी सूत्र है। कहानी देखो बेसिक ये है कि एक ऐसा सेल डिवीजन जिसमें किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मूला है ही नहीं। मतलब कहने का यह है कि एक कोशिका से कितनी नई कोशिकाएं बनेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर इसमें किसी भी प्रकार का फॉर्मूला होता तो ये बात समझ में आती कि यहां 1 से 2 बनेंगी या 1 से कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी। अब आप इस नाम को पढ़ के देखो, समसूत्री का मतलब क्या है, यहां फॉर्मूला एकदम बराबर के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे शरीर में कोशिकाओं की डिमांड 100 की है, 100 कोशिकाओं की डिमांड है, तो बनने वाली कोशिकाओं की संख्या भी कितनी होगी, 100 होगी। सम का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। और अगर यहां देखा जाए अर्धसूत्री, तो भाई अर्धसूत्री का मतलब क्या है,
आधे से है कि भाई आधा फॉर्मूला कहीं और से आएगा और आधे नंबर का फॉर्मूला कहीं और से आएगा। तो इन तीनों टाइप के जो कोशिका विभाजन से बनने वाले बेसिक क्वेश्चन है, पहले तो ये कि ये तीनों टाइप के कोशिका विभाजन किस किस प्रकार की कोशिकाओं में होते हैं। तो सबसे पहले तो सेल लिख लो, कौन कौन सी कोशिकाओं में होते हैं। अर्धसूत्री में लिखो, अर्धसूत्री मतलब ये असूत्री जो लिखा हुआ है इसमें लिखो, एक कोशिकी जीव, एक कोशिकी जीव। एक कोशिकी जीव का मतलब है यूनिसेलुलर। जितने भी यूनिसेलुलर हैं, जितने भी एक कोशिकी जीव हैं, अब सीधी सी बात है, एक कोशिकी जीव होंगे तो वो आपको दिखेंगे ही नहीं। पूरी बॉडी में कितनी सेल है? केवल एक सेल है। अब अगर पूरी बॉडी में ही एक सेल है तो इसका मतलब ये है कि जनरली वो विजिबल हमें नहीं हो सकते हैं। तो दुनिया में जितने भी एक कोशिकी जीव हैं उन सभी में जो सेल डिवीजन होता है वो कौन सा होगा? असूत्री होगा, ठीक है ना। अब एक कोशिकी के अलावा आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितनी भी कोशिकाएं, जितनी भी सेल, अगर आप कल की क्लास याद करो तो हमने लिखा था प्रोकैरियोटिक, कुछ ऐसा याद आ रहा है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कल हमने दोनों लिखा था। एक ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस या तो हो ही ना, या तो न्यूक्लियस हो तो वो डेवलप्ड ना हो, या तो केंद्रक हो ही ना उसमें, या तो हो तो वो विकसित अवस्था में ना हो। इस प्रकार की कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। तो आप इसको दो तरीके से बता सकते हो कि जो असूत्री कोशिका विभाजन है वो यूनिसेलुलर जीवों में होता है जिनका पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना हुआ है, या तो फिर आप ये बता सकते हो कि ऐसी कोशिकाएं जो किस प्रकार की हैं? प्रोकैरियोटिक, जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, या तो न्यूक्लियस है भी तो वो डेवलप्ड अवस्था में नहीं है। इस प्रकार की कोशिकाओं में जो विभाजन होगा वो कौन सा होगा? असूत्री कोशिका विभाजन। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आ रहे हैं? हाँ या ना? हमारी बॉडी यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर? हमारे शरीर में एक सेल है या एक से ज्यादा है? तब तो ये पहले से ही क्लियर हो गया कि हमारे शरीर में असूत्री कोशिका विभाजन नहीं होगा, क्योंकि भाई हम यूनिसेलुलर नहीं हैं, हम क्या हैं? मल्टी सेलुलर हैं। और दूसरी चीज सोच के देखो, हमारी बॉडी में जितनी भी कोशिकाएं हैं, ज्यादातर कोशिकाएं या 99.99% जो कोशिकाएं हैं वो प्रोकैरियोटिक नहीं, कैसी हैं? यूकैरियोटिक। क्योंकि अपनी बॉडी में जितनी भी सेल हैं सभी में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब हमारे शरीर में या मानव में जो कोशिका विभाजन होगा उसमें कौन सा नहीं पाया जाएगा? असूत्री। लेकिन ये होता किस किस में है? एग्जाम्पल में लिख लो, जैसे उदाहरण में लिख लीजिए। उदाहरण में जैसे लिख लो जीवाणु कोशिका। जीवाणु कोशिका, इंग्लिश में आप इसे बैक्टीरियल सेल लिख सकते हैं। जीवाणु कोशिका या बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया, जीवाणु, कीटाणु, ये सब सेम नाम है, ठीक है ना। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए जीवाणुओं के शरीर में होने वाला कोशिका विभाजन किस प्रकार का होता है, या जीवाणुओं में किस प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है, तो याद रखिएगा, चूंकि बैक्टीरिया का शरीर यूनिसेलुलर है तो इसमें जो होने वाला कोशिका विभाजन होगा वो कौन सा होगा? असूत्री। बिना फॉर्मूले का कोशिका विभाजन है। अगर एक बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चला जाएगा तो वो एक सेल से कितनी नई सेल बनाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। इन्फेक्शन कितना तेजी से फैलेगा ये डॉक्टर भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। भाई एक बैक्टीरिया अगर फिक्स होता, अगर इसका फॉर्मूला फिक्स होता कि भाई 1 से 2 बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा, तो उस हिसाब से थोड़ा गणित वड़ित लगा के लोग समझ लेते कि भाई 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में कहीं ना कहीं केस बिगड़ेगा। लेकिन मैटर ये है कि कोई फॉर्मूला नहीं है, मल्टीपल डिवीजन हो जाता है, तो कई बार 2-4 घंटे में भी हालत बहुत खराब हो जाती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि 2-3 दिन बाद हमें सिम्टम समझ में आते हैं। क्लियर है यहां तक? भाई कोरोना का जो वायरस हमारी बॉडी के अंदर जा रहा था उसके साथ दिक्कत क्या हो रही थी? यही भाई, उसमें एक तो पहली बात सेल होती नहीं है, तो सेल डिवीजन का कोई निश्चित अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। आपकी बॉडी में अगर कोरोना वायरस गया तो आपके लंग्स को वो 2 घंटे में या 4 घंटे में या 6 घंटे में या 10 घंटे में कितना इन्फेक्टेड कर देगा इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं बताई जा सकती थी। क्लियर है यहां तक सभी को? तो एक बार सभी टैली करके बताइए, कोशिका विभाजन कितने टाइप का, कौन कौन सा, बिना देखे बोलो। पहला बोलो असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री का मतलब क्या कोई फिक्स होगा?
कितनी नई सेल बनेंगी? देखो नई सेल बनेगी ये तो तय है, लेकिन कितनी बनेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। बताइए जो असूत्री कोशिका विभाजन है वो किस प्रकार के जीवों में होगा? एक कोशिकी या बहुकोशिकी? एक कोशिकी यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक ऐसे जीवों में होगा जिनकी बॉडी में सेल में या तो न्यूक्लियस होगा ही नहीं या तो डेवलप्ड अवस्था में नहीं होगा। और वैसे भी आप याद रखिएगा इस दुनिया में जो सबसे पहले जीव आए, जो सबसे पुराने जीव थे, उनकी बॉडी के अंदर जो सेल थी ना उसमें न्यूक्लियस डेवलप्ड फॉर्म में था ही नहीं। तो कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि इस पूरी अर्थ में जो सबसे पहला कोशिका विभाजन हुआ होगा वो असूत्री हुआ होगा या समसूत्री? तो हम किसके साथ जाएंगे? असूत्री के साथ। अगला नंबर लिखो समसूत्री का। समसूत्री कोशिका विभाजन, पहला क्वेश्चन, एक कोशिकी जीवों में होता है या बहुकोशिकी? तो याद रखिएगा ये बहुकोशिकी जीवों में होता है। बहुकोशिकी जीव का मतलब मल्टी सेलुलर। बहुकोशिकी जीवों में आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि ये किस टाइप की सेल में होता है? तो ये होता है सोमैटिक। किस प्रकार की सेल में होता है ये? सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स को हम हिंदी में सोमैटिक सेल ही कहते हैं, लिख लो पहले तो। सोमैटिक सेल को हिंदी में, हाँ हिंदी में कहते हैं कायिक। क्या कहा जाता है इसे? कायिक कोशिका। क्या बोलते हैं इसे? कायिक कोशिका। अब देखो जो हिंदी वाले हैं वो थोड़ा बढ़िया समझिएगा। कायिक में एक वर्ड है काया। काया मतलब क्या होता है? शरीर। बोलते हैं ना काया मतलब क्या है? शरीर। हमारा शरीर जो है, स्किन वगैरह ये सब कुछ जो है वो किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी है? सोमैटिक सेल से। आप ऐसे याद करो कि जब हमें चोट वगैरह कहीं लग जाती है, छिलछिला जाता है, तो हमारी स्किन की जो सेल्स डेथ हो जाती हैं, वास्तव में यही कोशिकाएं कौन सी हैं? सोमैटिक सेल्स हैं। अब सोमैटिक सेल में, सोमैटिक सेल का तो पूरा शरीर ही बना हुआ है, ठीक है ना। अब आप ऐसे मानो कि जैसे मान लो कहीं एक जगह चोट लग गई और एक पर्टिकुलर स्पॉट में कुछ कोशिकाएं वहां की मर गई। अब मरने वाले कोशिकाओं की संख्या मान लो 500 है। कितनी कोशिकाएं मरी हैं? 500 कोशिकाएं मरी हैं। तो जो नई बनने वाली कोशिकाएं होंगी उनकी संख्या भी कितनी होगी? 500 होगी। जितनी डैमेज हुई हैं उतनी ही संख्या में कोशिकाएं क्या बनेंगी? नहीं। अब आप जरा सोच के देखो, अगर हमारे शरीर की सोमैटिक सेल में समसूत्री कोशिका विभाजन की जगह अगर असूत्री हो रहा होता तो पता चला मरी 500 और बन 5 करोड़ गई, या मरी 500 और बनी 2, तो फॉर्मूला नहीं होता ना सेट यहां से। अगर मान लीजिए हमारी उंगली में कहीं कोई चोट लग जाए और उंगली मान लो थोड़ी सी कट जाए, तो ये फॉर्मूला फिक्स है कि यहां से जो नई कोशिकाएं बनेंगी वो उंगली जैसी ही संरचना बनाएंगी। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि उंगली से किसी की मुंडी निकल आए? ऐसा पॉसिबल नहीं। इसका मतलब क्या है? इक्वल सूत्र पे काम कर रहा है। जो गया है वही आएगा और जितना गया है उसी की संख्या के हिसाब से चीजें क्या होंगी? रिटर्न हो जाएंगी। क्या ये पल्ले पड़ रहा है? हाँ या ना? तो बताओ समसूत्री कोशिका विभाजन किस में होगा? बहुकोशिकी जीवों में। किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? सोमैटिक सेल्स में, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका। भी नीचे एक नोट लगाइए, लिखिए, नीचे नोट लगा के लिखो। समसूत्री कोशिका विभाजन, माइटोसिस सेल डिवीजन, समसूत्री कोशिका विभाजन 5 चरणों में संपन्न होता है। 5 इंपॉर्टेंट फेजेस आर प्रेजेंट इन माइटोसिस सेल डिवीजन। कितने चरणों में संपन्न होता है ये? 5। अब आप ऐसे समझ लो कि भाई अगर कोशिकाएं कहीं की मर गई हैं तो ऐसे तो है नहीं कि 15 जीबी की हैं तुरंत डाउनलोड हो जाएंगी वो और एकदम नई कोशिकाएं बन जाएंगी। कहीं छिलछिला जाता है तो पहले ऊपर की पपड़ी बनती है, फिर पपड़ी वो निकलेगी, फिर एकदम पतली स्किन बनेगी, फिर पतली से धीरे 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 कलर मैनेज होगा और कलर मैनेज होने के बाद महीना 2 महीना 3 महीना के बाद ये बात आपको समझ में नहीं आएगी कि चोट कहाँ लगी हुई थी। कई बार हाथ वाथ कट गया होगा तो देखा होगा ना भाई, 15 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीना 1.5 महीना उसका निशान दिखता है, लेकिन एक समय के बाद निशान दिखना क्या हो जाता है? बंद। तो यही फेजेस है, यही चरण है। जो कितने चरण लगभग इसमें पाए जाएंगे? 5। अब वो 5 चरण कौन कौन से हैं नोट करके लिखो। इसमें सबसे पहला फेज होता है इंटरफेज। अब इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में यही लिखना है, इसकी हिंदी नहीं अलग से कुछ। सबसे पहला कौन सा होता है?
इंटरफेज, भाई एक बात बताओ, शुरुआत कहां से होती है? इंटर से होती है ना। सबसे पहला कौन सा होगा? इंटरफेज होगा। दूसरे नंबर में लिखो, आप में से कोई बताओगे दूसरे नंबर में कौन सा होता है इंटरफेज के बाद? एनीवन? प्रोफेज या मेटाफेज या एनाफेज या टीलोफेज? इसके बाद होता है प्रोफेज। जैसे आप ऐसे याद करो कि पहले एंट्री ली जाएगी, फिर जो सबसे पहली चीज होगी प्रीमियम, जो फर्स्ट चीज होगी उस पर हम बात करेंगे। तो पहला कौन सा हो गया? इंटरफेज। दूसरे नंबर में कौन सा हो गया? प्रोफेज। तीसरे नंबर में लिखो मेटाफेज। तीसरे नंबर में कौन सा होता है? मेटाफेज। चौथे नंबर में लिखो एनाफेज और पांचवें नंबर में लिखो टीलोफेज। पहले नंबर में कौन सा हुआ? इंटरफेज। दूसरे नंबर में कौन सा हुआ? प्रोफेज। तीसरे नंबर में क्या हुआ? मेटाफेज। चौथे नंबर में क्या हुआ? एनाफेज। और आखिरी में कौन सा हुआ? टीलोफेज। अब आप देखो, इसे ऐसे याद कर लो, अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कई बार ये ऊपर नीचे करके देता है। समसूत्री कोशिका विभाजन के विभिन्न चरणों को सही क्रम से सजाइए, या सही क्रम कौन सा है। अब वो 4 पॉइंट आपको देगा तो आगे पीछे कई बार करके देता रहता है कि भाई वो इंटरफेस के बाद मेटा लिख देगा, या इंटर के बाद एना लिख देगा, या शुरुआत ही एना से करेगा, या टीलो को बीच में रखेगा। तो ये क्रम हमें पता होना चाहिए। अब आप इसे ऐसे समझो ना कि कोई आपसे पूछे कि भाई समोसा बनाने का तरीका क्या होता है, एक सही तरीके से बताइए। तो बताएंगे भाई पहले मसाला बना लो, फिर मैदा गूंथ लो, फिर उसके अंदर आलू भर दो, फिर उसकी डिज़ाइन बना लो, फिर उसे तेल में तल दो, फिर तेल में तलने के बाद निकाल दो। यही उसकी प्रोसेस होती है। अब उसी को एग्जामिनर आगे पीछे कर सकता है, लेकिन कहानी यहाँ की देखो कैसे याद कर सकते हैं। किसी भी अगर आप जानवर को देखिए, किसी भी आप एनिमल को देखिए, तो उसकी जो पूंछ होती है वो सबसे पीछे होती है, ठीक है ना। टेल जो होती है वो कहाँ होती है? सबसे पीछे होती है। आप इसे भी देखो, अगर टीलो को आप थोड़ा सा टेल से याद रखो तो जो टेल वाली कहानी होगी वो कहाँ होगी? सबसे पीछे होगी। जब भी हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? इंटर करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हो जाएगी? इंटर से। खत्म कहाँ से होगा? टीलो से। अब एक बात बताओ, अगर हम इसे पहला दूसरा मान लें और इसे तीसरा चौथा मान लें तो ये बीच वाला हो गया ना, हाँ या ना भाई? इसके पहले 2 हैं, इसके बाद 2 हैं, तो ये कौन सा वाला हो गया? मिडिल वाला हो गया। मिडिल वाले को मेटा याद कर लेना। भाई मिडिल वाले को कैसे याद कर लेंगे? मेटा। टोटल 5 में से जो तीसरा वाला है वो बीच में आएगा, पहला दूसरा शुरू में, चौथा पांचवा आखिरी में, तो बीच वाला मिडिल। मिडिल मतलब कौन सा हो गया? मेटा। अब अगर आप 5 में से 3 का हिसाब किताब बैठा ले जाओगे तो 5 अरेंज करने में दिक्कत नहीं होगी। एक बार कोशिश करो, पहले नंबर में कौन सा आएगा? इंटर। सबसे आखिरी में कौन सा आएगा? टीलो। बीच में कौन सा आएगा? मेटा। अब इंटर के बाद सबसे पहले प्री होता है। भाई अगर आप किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले तो उस एग्जाम में आप इंटर होइए। इंटर के बाद पहले प्री देंगे, फिर मेंस देंगे, फिर इंटरव्यू होगा। तो इंटर के बाद क्या पढ़ेंगे आप? प्री के लिए पढ़ेंगे। अब अगर 5 में से 3-4 की डिजाइन अगर आप बना ले जाओगे तो फेजेस में आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। एक बार पांचों बताइए जरा बिना देखे। पहला बोलो इंटरफेस, दूसरा बोलो प्रोफेस, तीसरा बोलो मेटाफेस, चौथा बोलो एनाफेज और सबसे आखिरी में टीलोफेज। एक बार उल्टा बोलो जरा। पहला बोलो टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, इंटरफेज। अब बताओ चौथे नंबर का कौन सा है? दूसरे नंबर का कौन सा है? पांचवें नंबर का? अब क्वेश्चन बहुत खतरनाक बनाएगा तो कैसे? समसूत्री कोशिका विभाजन का तीसरा चरण कौन सा होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन का 5वां चरण कौन सा होता है? बिल्कुल खतरनाक चीज नहीं है। अगर एक बार अगर आप इसे मैनेज करके पढ़ लेते हो ना, अगर नहीं पढ़ा है तब तो जीवन में नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। तुक्के में सही हो जाए वो बात की चीज है, लेकिन अगर एक बार ढंग से भी पढ़ा है तो चीजें फिर गलत होने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। क्लियर है सभी को ये? तो समसूत्री कोशिका विभाजन के कुल कितने चरण हो गए? 5 चरण, और इन 5 चरणों में समसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है? पूरा। अब इसका महत्व लिख लीजिए समसूत्री कोशिका विभाजन का, इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है। तो अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो भाई ये बात अब आपको पता होनी चाहिए कि जब समसूत्री कोशिका विभाजन का क्या इंपॉर्टेंस, हमारी बॉडी में कहीं कुछ लग लुग आ जाए तो भाई उसी चोट को क्या करना? कवर अप करना। हमारे शरीर में लगने वाली बाहरी चोटों को एक समय के बाद क्या कर देना? भर देना, या घाव को भर देना। किसी भी चोट
के बाद जो डैमेज हुए बॉडी पार्ट्स हैं उन बॉडी पार्ट्स को क्या कर देना, सुधार देना। यही सारे काम किसके होते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन के। लेकिन समसूत्री का मतलब ही यही है कि ये कुछ नया नहीं बनाने वाला है, जो कुछ गया है उसी को आपको कहीं ना कहीं दोबारा क्या करेगा, ये दे देगा। और वैसे भी आप याद करो, देखो कोई भी चीज़ जब एजेंसी से बाहर आती है, जैसे कोई गाड़ी आप लेके आए तो जो फैक्ट्री की बनी हुई चीज़ें होती हैं उनमें थोड़ी फिनिशिंग ज़्यादा होती है। अब आपकी गाड़ी मान लो किसी दूसरी गाड़ी से कभी जाके लड़ जाए, उसका थोड़ा डेंट वेंट हो जाए, थोड़ा पेंट वेंट निकल जाए, थोड़ा सा कहीं हिस्सा दब जाए, अब आप दोबारा ले जाके उसे सुधरवाओ तो आप कितना भी उसे अच्छा करवा लो, थोड़ा बहुत तो दिखेगा ही कि नहीं इस चीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्या किया गया है, सुधार। इसलिए भगवान ने जो बॉडी बना के हमें भेजी है वो तो फर्स्ट मॉडल हो गया भाई, वो तो एजेंसी से ही बाहर आई है। अब अगर बॉडी में कुछ लग जाता है तो भाई ये रिपेयरमेंट है, लेकिन कहीं भी अगर रिपेयर होगा तो इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं होगी जितनी अच्छी वो एजेंसी वाला फिनिशिंग आपको दे रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत हिसाब किताब हो जाता है, बाकी सारी कहानी है। चलो लिखो महत्व क्या है इसका, पहला पॉइंट लिखो, शरीर में लगने वाली चोटों को सुधारना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सटर्नल इंजरीज, लगने वाली चोटों को क्या करना, सुधारना। दूसरा लिखो, शरीर में होने वाले घाव को भरना। घाव, इंजरी, चोट सब एक ही चीज है, ठीक है ना। घाव को भरना मतलब इंजरी फुलफिल करना। कहीं भी कोई घाव हो गया जहाँ की कोशिकाएं मर गई, निपट गई, फोड़ा ओड़ा हो गया बहुत बड़ा, ठीक है ना। तो भाई जब बहुत बड़ा फोड़ा हो जाता है, जिस जगह में होता है वहाँ की चमड़ी वमड़ी एकदम काम हो जाता है, उसका सिकुड़ उड़ जाती है। एक समय के बाद फिर से वही नई स्किन आना क्या हो जाती है, चालू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सोमैटिक सेल डिवीज़न के क्या हैं, इंपॉर्टेंस में आती हैं। अब इसी से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपकी बॉडी में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो देखो 99% में तो कोई दिक्कत नहीं होती, 99.99% तो आप ऐसे मान लो कि जिस हिसाब से फॉर्मूला चल रहा है उसी हिसाब से काम चलेगा। कई बार मिस्टेक है भाई, ह्यूमन एरर होती है तो भगवान में भी एरर हो जाती है। अब चूंकि बनना चाहिए मान लो कितनी नई कोशिकाएं, 500 नई कोशिकाएं, कुछ डिस्टरबेंस हो गया, 500 नहीं बननी चाहिए, बन गई 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख बन गई। अब उस जगह पर उतनी कोशिकाओं की डिमांड ही नहीं है जितनी नई कोशिकाएं बनती चली जा रही हैं। अब जितनी नई कोशिकाएं बनेंगी उनको भी खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो भाई पूरी बॉडी की जो एनर्जी है उसका एक हिस्सा एक ऐसी कोशिकाओं में जाएगा जो कोशिकाएं हमारे शरीर के लिए सही हैं ही नहीं। इसी डिसीज को कैंसर कहा जाता है। क्या बोल देते हैं, कैंसर। भाई कैंसर का मतलब क्या है, अनपर्पज ग्रोथ ऑफ सेल। जब हमारे शरीर में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है या ऐसी कोशिकाएं हमारे शरीर में बनने लग जाती हैं जिसकी जरूरत है ही नहीं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैंसर कह देते हैं। अब वो जो कैंसर बनेगा वो ट्यूमर के रूप में बनेगा। अब उस ट्यूमर को अगर आपने एक बार काट के निकाल दिया और अगर समसूत्री कोशिका विभाजन जो चल रहा है अगर वो स्टॉप हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लगातार होता चला जा रहा है तो फिर से कैंसर का रूप कहीं ना कहीं लेना क्या कर देगा, वो चालू कर देगा। तो नीचे एक नोट करके लिख लीजिए, पहले तो कैंसर की परिभाषा लिख लो। कैंसर होता क्या है, कैंसर को हिंदी में कर्क रोग कहते हैं। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हाँ या ना। कौन सी रेखा बोलते हैं उसे, कर्क रेखा कहते हैं। ऐसे ही कैंसर को हिंदी में क्या बोला जाता है, कर्क रोग कहा जाता है। लिखिए, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को, अनपर्पज ग्रोथ ऑफ सेल, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को कैंसर कहा जाता है। अनपर्पज ग्रोथ ऑफ सेल, इट इज कॉल्ड कैंसर। अनपर्पज ग्रोथ ऑफ सेल, इट इज कॉल्ड कैंसर। बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन बनाएगा तो कैसे, शरीर में होने वाला कैंसर रोग किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गड़बड़ी के कारण होता है, कौन सी ऐसी सेल डिवीजन की प्रोसेस है कि अगर उसमें कोई डिस्टरबेंस हो जाए तो कैंसर रोग हो सकता है। तो भाई बता दीजिएगा कि भाई ये वाला तो देखो शरीर में होता नहीं है, अर्धसूत्री का तो आधा आधा वाला हिसाब किताब है। ये समसूत्री जो होता है, जब इसमें किसी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस होती है तभी हमारे बॉडी में क्या देखने को मिलता है, कैंसर। क्लियर है यहां तक सभी को। कैंसर के इलाज को क्या बोला जाता है बताइए, कीमोथेरेपी। क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी। नोट करके लिख लीजिए,
कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर डिसीज। कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी के अंतर्गत देखो, अभी आप जब फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स में आप एक रेडिएशन पढ़ोगे जिसका नाम होगा गामा रेडिएशन। अलग अलग होती हैं, गामा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, यूवी रेज होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो जो कीमोथेरेपी होती है उसमें जो कोशिकाएं बढ़ी होती हैं ना, उन्हीं में गामा रेज डाली जाती हैं। गामा रेज बहुत खतरनाक होती हैं, अगर आप उनके बारे में स्टडी करोगे तो उनकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि एनर्जी लेवल एकदम टॉप में होता है। अब जहाँ से गामा रेज गुजारी जाती हैं ना, ऐसा माना जाता है कि नॉर्मल आदमी के शरीर से अगर गामा रेज गुजार दी जाएं तो जिस जगह से वो जाएंगी वहाँ से होल करती हुई निकल जाएंगी दूसरी ओर। उसी गामा रेस का यूज कहाँ किया जाता है? कीमोथेरेपी पे। अब इतनी ज़्यादा टेम्परेचर की होती हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर किसी की कीमोथेरेपी वगैरह हुई है ना तो ये भावों सब उड़ जाती है उसकी, एकदम टकला हो जाता है आदमी, ठीक ना, बाल वाल एकदम सब खत्म हो जाते हैं। अब इतना हीट जब बॉडी को दिया जाएगा तो आप ऐसे समझो ना कि वो जो कोशिकाएं बढ़ रही थी कुल मिला के हम उसे जलाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई एक पौधे को अगर आपने काट दिया, टांगी से ऐसे काट दिया आपने, थोड़े समय के बाद वो फिर उग गया वो, लेकिन आप जिस जगह में पेड़ को काटे हो उसी जगह में आप क्या लगा दो, आप आग लगा दो, तो हो सकता है कि जो बढ़ने वाली कोशिकाएं हों वो हमेशा के लिए क्या हो जाएं, खत्म हो जाएं। तो ये कीमोथेरेपी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। कई बार आपसे पूछा जाता है कीमोथेरेपी का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है, याद रखिएगा काहे के लिए होता है ये, कैंसर। कीमोथेरेपी में कौन से रेडिएशन का यूज किया जाता है? गामा रेडिएशन का। किसका यूज करते हैं? गामा। ऐसे नीचे लिख लीजिए। गामा किरणों की खोज किसने करी थी, बताइए आप में से कोई, एनीवन? किसी को तो याद होगा, हाँ? नहीं। गामा किरणों की खोज करने का श्रेय जाता है पॉल विलार्ड, नाम लिखो इसका। गामा किरणों की खोज जिस व्यक्ति ने करी थी उसका नाम क्या था? पॉल विलार्ड। भारत में बड़े वाले बिल्ले को क्या बोलते हैं? छोटी बिल्ली से जो बड़ा बिल्ला होता है उसको क्या बोलते हैं? बिलार। एक अंग्रेज को बिलार बुलवाओ आप, बिलार बोल ही नहीं पाएगा वो क्या बोलेगा बिलार को? बिलार्ड, ठीक है ना। बताओ किसने खोज करी थी गामा किरणों की? पॉल विलार्ड ने करी थी, ठीक है। आप लोगों ने एक अभी काफ़ी दिन से एक बड़ा नाम चर्चा में आपको मिलेगा, एंजियोप्लास्टी। ये वर्ड आपने सुना होगा। एंजियोप्लास्टी और कीमोथेरेपी, ये पिछले 3-4 सालों में सबसे ज़्यादा सुनने वाले शब्द हैं। देखो जब किसी को हार्ट अटैक वगैरह आता है ना, किसी की हृदय गति रुक जाती है, हार्ट अटैक के चांसेस जब बनते हैं तो उसकी एंजियोप्लास्टी होती है। क्या होती है उसकी? एंजियोप्लास्टी। लेकिन जब किसी के अंदर कैंसर वैंसर का हिसाब किताब बनता है तो उसकी क्या की जाती है? कीमोथेरेपी की जाती है। 3-4 चीज़ें देखो ऐसी हैं जो पेपर में बड़ी कॉमन पूछी जाती हैं। कल की क्लास में मैंने आपको RFT बताया था, याद करिए। RFT काहे का टेस्ट था? किडनी का टेस्ट था, रीनल फंक्शनल टेस्ट पढ़ा था। LFT किसका था? लीवर फंक्शनल टेस्ट। एक आपने ECG सुना होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, काहे का होता है? हार्ट का होता है। एक आपने EEG सुना होगा, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। EEG टेस्ट ब्रेन का होता है। किसका होता है? ब्रेन का होता है। एंजियोप्लास्टी किस में होती है? हार्ट अटैक के टाइम में होती है। कीमोथेरेपी किस में होती है? कैंसर में होती है। तो ये 4-5 नाम आपके साथ ऐसे रहने चाहिए कि जब भी कभी ऐसा कोई वर्ड आए तो तुरंत आप बता सकें सर ये इस चीज के लिए कहीं ना कहीं इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है सभी को? ये एक बार पूछा जाए बताएंगे? बताओ RFT किसकी जांच है? फुल फॉर्म छोड़ो आप तो बताओ किस चीज की जांच है? RFT काहे की जांच हो गई है? किडनी की। LFT बोलो, ये लीवर की हो गई। उसके बाद आप ECG बोलो, किसकी हो गई है? हार्ट की। EEG बोलो, ये किसकी हो गई? EEG, ये किसकी हो गई? ब्रेन की हो गई। तो इसमें EEG जैसे ये तो ब्रेन के लिए हो गया, ठीक है ना। ये किसके लिए हो गया? हार्ट के लिए हो गया। ये किसके लिए हो गया? लीवर के लिए हो गया। और ये किसके लिए हो गया? किडनी के लिए हो गया। इसमें देखो फुल फॉर्म 2 के ज़्यादा पूछे आते हैं। इन दोनों के फुल फॉर्म तो नहीं आएंगे, ये तो तय है। इन दोनों के फुल फॉर्म आपसे पूछ ले जाते हैं। ECG का फुल फॉर्म क्या है?
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। आप में से किसी ने ईसीजी कराई है कभी? कभी किसी की ईसीजी हुई हो? आपकी हुई है, होता है, नॉर्मल सी चीज़ है, 200-250 रुपये में ईसीजी हो जाती है आज के टाइम में, ठीक ना। जब किसी की ईसीजी होती है तो आपने देखा होगा ऐसी पतली से एक स्लिप निकलती है, ठीक ना, एक पतली से ऐसी स्लिप निकाल के देते हैं, उस स्लिप में आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का डायग्राम बना होता है ऐसे, ठीक ना, ये इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, उसी को डॉक्टर देखता है कि उसमें कोई डिस्टरबेंस तो नज़र नहीं आ रही है, उसमें कोई चेंजेस तो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ईसीजी वास्तव में एक टेस्ट का नाम है। ईसीजी टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट आती है उसे हम PQRST रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहा जाता है? PQRST रिपोर्ट। ये आपसे एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है। PQRST रिपोर्ट किस जांच के बाद प्राप्त होती है? कौन सी ऐसी जांच है जिसके बाद जो रिपोर्ट आपको मिलेगी उसको PQRST कहा जाता है? तो जब आप ईसीजी कराएंगे, ईसीजी कराने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसे आप क्या बोलोगे? PQRST रिपोर्ट बोलोगे। क्लियर है यहां तक सभी को? EEG किसकी जांच होती है बताइए? ब्रेन की। फुल फॉर्म लिखो इसका। EEG का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोइंसीफेलो। देखो दोनों में इलेक्ट्रो कॉमन है, इसमें भी इलेक्ट्रो है, इसमें भी इलेक्ट्रो है, लेकिन इस ई के बाद जो दूसरा ई है यहां, इस ई का मतलब क्या है? इंसीफेलो। एक वर्ड सुना है आप लोगों ने, क्लास फेलो? ये वर्ड सुना है? क्लास फेलो किसको बोलते हैं? जो आपका साथ वाला होता है, जिसने आपके साथ में पढ़ाई करी होती है, तो बोलते हैं ना ये मेरा क्लास फेलो है। ऐसा सुना है कभी? नहीं सुना? क्या बात है, हो सकता है कि ना सुना हो, लेकिन क्लास फेलो का मतलब एक साथ फेल होने वाला नहीं, जिसके साथ आपने पढ़ाई करी क्लास में उसे क्या बोल देते हैं? क्लास फेलो। तो ध्यान रखिएगा, यहां आपको क्लास फेलो नहीं बोलना है, यहां आपको क्या बोलना है? इंसीफेलो। क्या बोलेंगे? इंसीफेलो। और आखिरी में जी का मतलब क्या है? ग्राफी। ये काहे की जांच कहलाती है बताइए? ब्रेन की जांच। काहे की जांच? मस्तिष्क की जांच। इसमें अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कभी चक्कर वक्कर आ रहे हैं, सारी जांच डॉक्टर ने करा ली, डॉक्टर को कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि किस चलते उस सामने वाले को चक्कर आ रहे हैं या सर घुमा रहा है या सामने काला छा जाता है, तो पता चला फिर अंदर कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, उसके लिए कौन सी जांच करवाता है? वो EEG करवाता है। चले यहां से आगे, तो एक बार ऐसे कॉमन पूछा जाए, बताइए कैंसर का मतलब क्या है? कैंसर की परिभाषा क्या होती है? कोशिकाओं की वृद्धि या अनियंत्रित वृद्धि? अनियंत्रित, अनपर्पज, जिसकी जरूरत है ही नहीं, अगर वो कोशिकाएं बनने लग जाएं तो उसी को क्या बोलोगे आप? EEG बोलोगे। कैंसर के इलाज को कौन सी थेरेपी में रखा जाता है? कीमोथेरेपी। एंजियोप्लास्टी कब होती है? हार्ट अटैक के समय। कौन सी होती है? एंजियोप्लास्टी होती है। RFT किसके लिए होती है? किडनी के लिए। LFT किसके लिए होती है? लीवर के लिए। ECG किसके लिए होती है? ब्रेन के लिए। मतलब ECG किसके लिए होती है? हार्ट के लिए। और जो EEG होती है वो काहे के लिए होती है? ब्रेन के लिए। यहां तक कहानी क्लियर है? सोमैटिक सेल डिवीजन हम पढ़ रहे थे, सोमैटिक की कहानी को इससे ज्यादा अपने को आगे नहीं बढ़ाना है। सोमैटिक में कितने फेज होते हैं बताइए? 5 फेज होते हैं। तुम बताओ तीसरा फेज कौन सा होता है? मेटो नहीं, मेटा। फेसबुक का नया नाम क्या है? मेटा नाम है ना? हाँ या ना? तो मेटा ना याद रहे तो फेसबुक का नया नाम ही याद कर लेना। अभी 2 चीज़ों के नए नाम हो गए ना। ट्विटर का नया नाम क्या है? एक्स। अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो देखा होगा खुद से अपडेट हो गया होगा आज के टाइम में। अब उसमें ट्विटर का सिंबल नहीं, किसका आता है? एक्स का सिंबल आता है, ठीक है ना। तो ये देखा 2 चीज़ें याद रखिए, करंट अफेयर्स में भी काम आएंगी। पीएससी में करंट अफेयर्स एकदम ऊपर का आता है। जितनी भी बड़ी घटनाएं होती ना, एकदम लाइमलाइट में जो रही होती हैं, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं अपने। आप बताओ दूसरा फेज कौन सा है? प्रोफेज। आप बताओ 5वां कौन सा है? आप बताओ मैडम पहला कौन सा है? इंटरफेस। आप बताओ चौथा कौन सा है? एनाफेस। यहां तक की कहानी क्लियर? सोमैटिक सेल डिवीजन अगर हमारी बॉडी में ना हो तो क्या होगा? अगर समसूत्री कोशिका विभाजन हमारे शरीर में ना हो तो क्या होगा? कहीं भी चोट टोट लग जाएगी, वो उसी स्टेज में रहेगा, ना कभी चोट भरने वाली है, ना कभी वो घाव भरेगा, जैसी कंडीशन है वैसी वो बनी रहेगी। चलें आगे लिखो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, इसमें भी आप यही वाला डू कर लो। बहुकोशिकी जीवों में होता है, मल्टी सेलुलर जीवों में होता है। बस इसमें एक चीज़ आपकी चेंज हो जाएगी और वो ये है कि जो
अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है वो प्रजनन कोशिकाओं में होता है। प्रजनन कोशिका, रिप्रोडक्टिव सेल, इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं, हिंदी में प्रजनन कोशिका कहा जाता है इसे। रिप्रोडक्टिव कौन सी सेल में होता है ये? रिप्रोडक्टिव सेल में, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रजनन कोशिका। देखो अगर किस्मत बढ़िया रही पेपर में आप लोगों की तब तो सीधा सीधा क्वेश्चन होता है। प्रजनन कोशिकाओं में होने वाला कोशिका विभाजन क्या कहलाता है? कायिक कोशिकाओं में होने वाला कोशिका विभाजन क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होने वाला सेल डिवीजन क्या कहलाता है? तब तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन थोड़ा सा भी स्टैंडर्ड अगर बढ़ाएगा अपना तो कहीं ना कहीं चीजों को थोड़ा सा अलग पूछेगा। प्रजनन कोशिकाएं, रिप्रोडक्टिव सेल, बताइए मेल और फीमेल में अलग अलग होती हैं या दोनों में एक जैसी होती हैं? रिप्रोडक्टिव सेल प्रजनन कोशिकाएं मेल और फीमेल में क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। मेल की प्रजनन कोशिका को क्या बोलते हैं? स्पर्म। याद आए कुछ? लास्ट क्लास में, कल की क्लास में लिखा था हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? स्पर्म सेल होती है। महिलाओं में प्रजनन कोशिका को क्या बोलते हैं? ओवम कहते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? अंडाणु। इनमें जो होने वाला सेल डिवीजन है वो कौन सा होता है? अर्धसूत्री। एग्जाम्पल लिखो, जैसे प्रजनन कोशिका का ही एग्जाम्पल लिख लीजिए। प्रजनन कोशिका में जैसे लिख लो शुक्राणु एवं अंडाणु, स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड ओवम। अब यहां से चीजों को थोड़ा बढ़िया समझिएगा। थोड़ा सा हिस्सा इस चीज को भी अपन देख लेते हैं, कहां तक इस चीज को लेके जाते हैं ये भी देखते हैं। आप लोगों ने क्रोमोसोम का वर्ड सुना है? क्रोमोसोम ये वर्ड सुना होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। हाँ या ना? कल की क्लास में जब हमने पढ़ा था तो बताओ सेल के अंदर क्या था? न्यूक्लियस। हाँ या ना? न्यूक्लियस के अंदर, जब आप न्यूक्लियस के अंदर देखोगे तो आपको ऐसे छोटे छोटे शेप दिखाई देंगे, स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। हम सबकी बॉडी में क्रोमोसोम्स है। हाँ या ना? हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या क्या है? फिक्स है। समझ पा रहे हो? गुणसूत्र की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? वॉल्डेयर। क्या नाम था उनका? वॉल्डेयर साहब। वॉल्डेयर ने सबसे पहले किसके बारे में बताया था? गुणसूत्र के बारे में बताया था। वो तो अलग अलग कहानी है कि जब आप क्रोमोसोम के अंदर की बात करोगे तो उसमें और नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हमारे शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र, कितने गुणसूत्र होते हैं बॉडी में? हमारे शरीर में कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। और देखो हमेशा गुणसूत्र की संख्या पेयर में बताई जाती है, जोड़े में बताई जाती है। अगर आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखोगे तो अगर आप मान लो बेसिक स्ट्रक्चर आप देखो तो लगभग आपको क्रोमोसोम कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, ऐसे। ठीक है ना? तो ये एक पेयर में रहता है, जोड़े में रहता है। ठीक है ना? तो एक हिस्सा ये वाला, ऐसे मान लो कि एक हिस्सा ये वाला, एक हिस्सा ये वाला है। तो जब कभी गुणसूत्र पूछा जाता है तो गुणसूत्र की संख्या 46। अगर टोटल पूछा जाए वो बात की चीज है, पेयर में कितना बताना है? 23 बताना है। ठीक है ना? तो एक बात बताओ, जैसे मेल और फीमेल, भाई रिप्रोडक्टिव सेल की बात कर रहे हैं, प्रजनन कोशिकाओं की बात कर रहे हैं, तो जब मेल प्रजनन कोशिका फीमेल प्रजनन कोशिका से मिलेगी तभी तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी। अब अगर आप मुझे यहाँ एक नॉर्मल सी चीज आप बताइए कि अगर मेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मेल में कितने होते हैं? 23। फीमेल में कितने होते हैं? भाई मेल फीमेल में क्रोमोसोम में तो अंतर नहीं होते हैं ना? हाँ या ना? अब अगर हम इसी में सोचें कि ये तो 23 हो गए पेयर में, अगर जोड़े में गिना ना जाए तो टोटल कितने होंगे? 46। तो फीमेल में भी कितने होंगे? 46 होंगे। अब इसे आप थोड़ा नॉर्मल समझो। अगर मेल और फीमेल के बीच में या उनकी सेल्स के बीच में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और वो भी कौन सा वाला हो रहा है? अर्धसूत्री। अर्ध मतलब आधा। तो सीधी सी बात है, जो बच्चा बनने जा रहा है, जो उन दोनों से बच्चा बनेगा, उसमें भी बनने वाले जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कितने होंगे? 23 ही होंगे। इसका मतलब टोटल कितने होंगे? 46 होंगे। अब एक बात बताओ, जब मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सेल एक दूसरे से मिलेगा और जो बनने वाला बच्चा है अगर उसमें भी 46 ही होना है तो यहां से कितना आएगा? अगर मान लो टोटल यहां कितने हैं? 46, यहां टोटल कितने हैं? 46।
अगर इन दोनों से 46 आ जाएंगे तो क्या बच्चे में 46 रहेंगे? बच्चे में तो क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 2 गुने हो जाएंगे। जबकि नया प्रोडक्ट जो बनने वाला है उसमें भी क्रोमोसोम्स कितने होने चाहिए? 46। इसका मतलब पिता से कितने आएंगे? आधा, और माता से कितने आएंगे? आधा। इसी आधे आधे को मिलना ही या आधा आधा आना ही क्या कहलाता है? अर्धसूत्री। क्या कहलाता है? अर्धसूत्री। अब इसी में सोचो, समसूत्री हो जाए तो क्या होगा? सम का मतलब 46 का 46 आ गया, और यहां से भी कितना आ गया? 46। मतलब वो जो बच्चा पैदा हुआ वो 10 सिरों वाला पैदा हो गया वो, ठीक है ना भाई। एक बात बताओ, बॉडी का शेप कैसे बिगड़ जाता है? जब क्रोमोसोम की संख्या में क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं। तो इसी प्रोसेस को आप थोड़ा ढंग से समझ लीजिएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। मेल में कितने जोड़ी हो गए? 23। फीमेल में कितने हो गए? 23। अगर हम टोटल की बात करें तो यहां भी कितने हो गए? 46। और यहां भी टोटल की बात करें तो कितने हो गए? 46। देखो ये जो 46 होते हैं इसमें 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। 46 में जो 44 क्रोमोसोम होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? उन्हें ऑटोसोम कहते हैं। और जो 2 होते हैं इनको क्या बोला जाता है? ऑलोसोम। इन्हें क्या बोलते हैं? ऑलोसोम। देखो हैं ये 46 क्रोमोसोम, 46 में से 44 क्या होते हैं? ऑटोसोम, और 2 क्या होते हैं? ऑलोसोम। यहां भी कहानी वही है कि 46 में से जो 44 होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? क्या बोला जाएगा? सभी बोलो एक साथ, ऑटोसोम या आटोसोम? ऑटोसोम। और जो 2 होंगे वो क्या कहलाएंगे? ऑलोसोम कहलाएंगे। अब आप ऐसे समझो कि चाहे महिला हो या पुरुष, नाक कान हाथ मुंह सब तो एक जैसा ही होता है, हाँ या ना? तो मेल का जो 44 ऑटोसोम होता है और जो फीमेल का 44 ऑटोसोम होता है, ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं। अब भाई जैसे पुरुष पैदा होगा तो 2 हाथ के साथ पैदा होगा, तो महिला भी पैदा होगी तो 2 ही हाथ के साथ पैदा होगी। तो ये जो ऑटोसोम होते हैं ना, ये शरीर का शेप बनाते हैं, हमारे जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको बनाने वाले कौन से होते हैं? ऑटोसोम। ये जो ऑलोसोम होते हैं सारा का सारा डिपेंडेंसी यही होता है। देखो जो मेल का ऑलोसोम होता है 2, उसमें एक होता है एक्स और एक कौन सा होता है? वाई होता है। आपने पढ़ा होगा 11वीं 12वीं या 9वीं 10वीं में, मेल के ऑलोसोम में एक्स एक्स नहीं होता, कौन सा होता है? एक्स वाई। जबकि फीमेल की जब हम बात करते हैं तो इसमें ऑलोसोम कौन सा होता है? एक्स एक्स होता है। डबल एक्स होता है इसमें एक एक्स और एक क्या होता है? वाई। अब आप ऐसे सोचो कि अगर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ तो यहां जो ऑटोसोम 44 हैं यहां से आधे आएंगे, हाँ या ना? कितना आएगा? अच्छा, आधा क्यों आ रहा है? क्योंकि कोशिका विभाजन समसूत्री नहीं है, कौन सा है? अर्धसूत्री। तो 44 में से कितना आ गया? 22। यहां 44 में से कितना आएगा? 22। मतलब यहां की कहानी तो आधी आधी की हो गई। अब 22 और 22 की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम बच्चे में कितने हो गए? 44, जबकि बच्चे में होना कितना चाहिए? 46। अब बताओ ये जो ऑलोसोम है 2, इसमें से कोई एक आएगा, हाँ या ना? और जो माता जी के 2 ऑलोसोम हैं यहां से भी कितना आएगा? कोई एक आएगा। अब आप ऐसे मानो कि जैसे कि मान लो पिताजी में से एक्स और वाई में से कौन सा आ गया? एक्स आ गया। माता जी के पास तो देखो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनका जो ऑलोसोम है वो एक्स एक्स ही है। इन दोनों में से अगर एक भी आएगा तो कौन सा आएगा? एक्स आएगा। अब ऐसा नहीं होता कि पहले वाला एक्स आएगा या बाद वाला एक्स आएगा, दोनों में कोई ऑप्शन ही नहीं, दोनों डिश एक ही जैसी हैं वो। तो अगर दोनों एक्स में कोई एक एक्स भी आ गया तो पिताजी की तरफ से क्या आया था? एक्स। माता जी की तरफ से तो एक्स ही आएगा। तो ये 2 जो आ गए ये कौन से हो गए? ऑलोसोम। तो 44 बच्चे में पहले से 2 नए आ गए, बच्चे में टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 46। लेकिन आप ऐसे समझो, जो बच्चा पैदा होगा वो बताओ डैड या मॉम, लड़का या लड़की? वो लड़की पैदा होगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है इसमें जो ऑलोसोम है वो एक्स वाई नहीं है, कौन से हो रहे हैं? एक्स एक्स हो रहे हैं। अब आप यही सोच के देखो कि अगर फादर की तरफ से एक्स नहीं आया होता, कौन सा वाला आया होता? वाई आया होता, तो भाई माता के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, माता की तरफ से जो आएगा वो कौन सा आएगा? एक्स आएगा। तो भाई अगर माता जी की तरफ से एक्स आता और पिताजी की तरफ से वाई आता तो जो बेबी पैदा होता वो बेबी ना हो के बाबा होता वो, ठीक है ना? लड़की ना हो के क्या होता? वो लड़का होता। तो आप मुझे एक बात बताइए,
किसी भी कपल को, मैरिड कपल को या जैसे भी कपल हैं, आजकल तो मैरिड होना भी जरूरी नहीं उसके लिए, अगर कोई कपल है और अगर वो अपनी संतान उत्पत्ति करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, तो बच्चा लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगा, ये किसके क्रोमोसोम तय करेंगे? फादर के या मदर के? फादर के तय करते हैं, क्योंकि मदर के पास तो ऑप्शन ही नहीं रहता है भाई इसके ऑलोसोम XY हैं, XY में से कोई एक आएगा, और ऐसा नहीं कि फादर तय करेगा कि कौन सा आएगा उस पे। भाई ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस में दोनों क्रोमोसोम में कोई एक आएंगे, वहां से तो X ही आएगा। अब मैटर ये है कि अगर लड़का पैदा हुआ तो क्रेडिट गोज ऑन बॉयज, माना जाता है कि हाँ भाई लड़के की किस्मत में ही लड़का रहा होगा, इसे लड़का पैदा हो गया। लेकिन कुछ महिलाओं को आपने देखा होगा, लड़कियां ही पैदा होती हैं, 4 5 6 7 8 लड़कियां ही हो रही हैं। समाज में ऐसी महिलाओं को दोष दिया जाता है कि जो लड़कियां पैदा हो रही हैं वो इस महिला के चक्कर में, इस महिला को ही बच्चा या बेटा पैदा करने की किस्मत या जो भी कुछ सोसाइटी में बोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ढंग से बायोलॉजिकल प्रोसेस में देखो तो उस महिला की कोई गलती ही नहीं है। भाई महिला के पास XY का कॉम्बिनेशन है ही नहीं, उसके पास XX का ही कॉम्बिनेशन है। भाई साड़ी की दुकान में जाओगे तो आपको जीन्स पैंट नहीं मिलेगी, वहां से साड़ी ही मिलेगी। साड़ी की वैरायटियां मिल सकती हैं आपको, लेकिन अगर साड़ी और जीन्स दोनों की दुकान है तो भाई उसके पास 2 ऑप्शन कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। क्लियर है यहां तक की कहानी? क्या ये पल्ले पड़ रहा है, हाँ या ना? एक बार जल्दी इसका फिगर आउट कर लीजिए, जल्दी से बना लीजिए आप इसे। इधर फादर का कर लेना, इधर मदर का कर लेना, और ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है। ये समझ में तो आ रहा है ना सभी को ये? ठीक है। क्रोमोसोम की संख्या लिखी हुई है, ये जो 23 लिखे हुए हैं ये जोड़े में जब हम बताते हैं, पेयर में बताते हैं, ये तब के नंबर हैं। ये 46 आपने तब लिखे हैं जब हमसे कोई नंबर किसमें पूछता है, टोटल में। और इन सब के नाम जरूर लिख लेना। 46 में से 44 क्या हो गए, ऑटोसोम, और जो बाकी के 2 बचे वो कौन से हो गए, ऑलोसोम। फिर कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं इससे जुड़े हुए, वो मैं आपसे पूछ लेता हूं, उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑटोसोम, ऑलोसोम, ऑटोसोम, ऑलोसोम सेम नाम चलेगा, आपको बस थोड़ा इधर उधर जो समझना है वो ऑलोसोम समझना है, ठीक है ना। ऑलोसोम यहां अलग होते हैं, XY होते हैं, यहां ऑलोसोम कौन से होते हैं, XX होते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन करना, आधा आधा लेके आना, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें से कौन सा लेके आते हैं। अगर आप इन दोनों में से X लेके आओगे तब तो ये तय हो जाएगा कि लड़की ही पैदा होगी, और अगर यहां से Y लेके आ जाओगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि लड़का नहीं क्या होगा, लड़की होगी, क्योंकि डबल X कंडीशन उसमें कहीं ना कहीं बन जाएगी। अब देखो, अगर ये आपने बना लिया, ये बना लिया सभी ने, बताओ तुम्हारे में क्या पैदा हो गया रफ में? कुछ नहीं, कराओ डिलीवरी कराओ जल्दी से, ठीक है ना। 44 2 46 हो गए। देखो कौन कौन सा बना, XX आ गया, बधाई हो, ठीक है ना। लड़की हुई, तुम बताओ भाई, लड़की हुई है, ठीक है। इधर भाई साहब आप ट्विंस तो नहीं हो गए, कौन सा आया? नहीं, पैटर्न नहीं, पूरा प्रेजेंटेशन लिखना है इसका, ठीक है ना। देखो ये रफ जो आपका आज बंद होगा ना, ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इसके बाद नहीं खुलने वाला ये रफ। इसलिए जितना, देखो कोचिंग आने का प्रॉपर पर्पस पता क्या होना चाहिए, अगर आप ऐसा कुछ सोच के चलोगे कि मैं यहाँ पढ़ूंगा घर जाके याद करूंगा, तब तो कोचिंग आना ही व्यर्थ है आपका, ठीक है ना। जो कुछ यहाँ पढ़ाया जाए अगर वो यहीं याद हो जा रहा है, हाँ घर जाके केवल आप उसे इसलिए देख रहे हो कि पन्ने पलट लें तो थोड़ा दिमाग में बैठ जाए चीज़ें, तब तो सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है ना। वो स्कूल वाली कहानी अलग है, स्कूल में नोट्स बनाएंगे घर में आके याद करेंगे, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कहानी क्लियर है? आप बताओ सबसे आखिरी वाले भाई साहब, क्या मतलब क्या आया? दोनों बना दिया, लड़का लड़की दोनों का बना दिया। चलो ये बढ़िया काम किया आपने, ठीक है ना। अब इधर देखें सभी लोग, कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत क्या हो जाती है भाई, बायोलॉजिकल मिस्टेक है, 1 सेकेंड के भी 100वें हिस्से से भी कम में ये प्रोसेस हो जाती है, ठीक है ना। 1 सेकेंड में तो फिर भी बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, हालांकि हर समय ऐसा नहीं होता है, आप इसे ऐसे समझो कि जैसे मेल में कितने थे टोटल 46, फीमेल में कितने थे 46। यहां से 2 टाइप क्या है, अब आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है 44, और यहां से कितने 2, यहां भी 44 और कितने हो गए 2।
अब यहां जो दो हैं वो कौन से हैं बताओ, एक्स वाई, यहां जो दो हैं वो कौन से हैं, एक्स एक्स। अब भाई यहां से मान लीजिए कितने आए 22, यहां से कितने आए 22, ये कितने हो गए 44, यहां से मान लो एक की जगह में दोनों आ गए। भाई बायोलॉजिकल मिस्टेक है, हो सकती है। यहां आना कितना चाहिए, एक। भाई समसूत्री है ना, अर्धसूत्री है ना, तो अर्धसूत्री में कितना आना चाहिए, एक। अब पता चला यहां एक की जगह में कितने आ गए, दो आ गए। अगर दो आ गए तो दो का मतलब एक्स और वाई, पिताजी के दोनों रिपीट हो गए इस पे, और एक तो इधर से भी आएगा। भाई सीधी सी बात है, दोनों में से मिस्टेक होगी तो किसी एक में से हो सकती है। माताजी की तरफ से तो फिक्स है कि ये कौन सा आएगा, एक्स आएगा। अब पता चला कि पिताजी की तरफ से 2 ऑलोसोम और माताजी की तरफ से कितने आ गए, एक। 46 की जगह में क्रोमोसोम कितने हो गए, 47 हो गए। 47 क्रोमोसोम का होना, दीदी इधर देखो ना बोर्ड साइड, पीसीएस प्री में बुद्धि के साथ साथ सामंजस्य की क्षमता पड़ती है ना। 2 के साथ अगर एक और हो गए इस पे, तो भाई होना कितना चाहिए था, 46। बाय मिस्टेक कितने आ गए उस पे, इसमें ना बच्चे की कोई गलती है, ना माता पिता की कोई गलती है, किसी की कोई गलती नहीं। इट्स अ बायोलॉजिकल मिस्टेक। करोड़ों में से, लाखों में से किसी एक आदमी के साथ होता है। जो बच्चा पैदा होगा वो ट्रांसजेंडर पैदा होगा। ये वो बच्चे होते हैं जो मेल फीमेल ना होके थर्ड जेंडर के साथ पैदा होते हैं। सोसाइटी में, समाज में सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं लोगों के साथ है। अगर आप किसी थर्ड जेंडर के आदमी को देखोगे, अलग अलग नाम सोसाइटी में विख्यात हैं ऐसे लोगों के लिए, बेचारों के पास भीख मांगने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। 47 क्रोमोसोम के साथ अगर बच्चा पैदा हुआ तो आप ढंग से देखो, पिताजी के साथ दोनों आए थे ना, एक्स वाई, हाँ या ना। माताजी की तरफ से तो कौन सा आएगा, एक्स। इसका मतलब जो वो ट्रांसजेंडर पैदा होगा उसका पूरा बॉडी मेल के जैसा होगा। उसके पूरी बॉडी जो होगी किसकी जैसी होगी, मेल के जैसी होगी, लेकिन उसका जो जेंडर डिटर्मिनेशन होगा वो फिक्स नहीं हो पाएगा कि वो लड़का है या फिर क्या है, लड़की है। कभी कभार क्या होता है, पापा जी की तरफ से कितने आए हैं, एक। माता जी की तरफ से दोनों आ गए। अब अगर माताजी की तरफ से दोनों आएंगे तो माताजी की तरफ से तो क्या हो गए, डबल एक्स। भाई यहां से तो एक्स एक्स ही आएंगे, और पता चला कि पिताजी की तरफ से कौन सा आ गया, एक्स हो गया। तो ये वाला भी जो बच्चा ट्रांसजेंडर पैदा होगा, इसकी पूरी बॉडी किसके जैसी होगी, फीमेल के जैसी होगी। पूरे बॉडी का फिजिक किसके जैसा होगा, फीमेल के जैसा होगा। लेकिन यहां भी जेंडर डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता है। क्या ये बात पल्ले पड़ी? तो बताओ, नॉर्मल इंसान और एक ट्रांसजेंडर में क्रोमोसोम की संख्या किसमें ज्यादा होती है, ट्रांसजेंडर में या नॉर्मल पर्सन में? ट्रांसजेंडर में। और ट्रांसजेंडर में 46 की जगह कितने हो जाते हैं, 47। और वो जो 47वां होता है उसका कोई पेयर नहीं होता, कोई जोड़ा नहीं होता है। जबकि क्रोमोसोम्स के नंबर लगभग कैसे चलते हैं, पेयर या जोड़े में चलते हैं। इसका अलग से एक फिगर आउट कर लीजिए आप, ठीक है ना। इसमें अगर देखो, पापा जी की तरफ से दोनों आए और माताजी की तरफ से एक आया, तो ट्रांसजेंडर का बॉडी शेप कैसा होगा, आवाज भारी होगी, लड़कों जैसी चीजें होंगी कुल मिला के, लेकिन जेंडर डिटर्मिनेशन नहीं होगा। माताजी की तरफ से दोनों आ गए, पिताजी की तरफ से एक्स वाई में कौन सा आ गया, एक्स। तो पूरी बॉडी, आवाज, हर कुछ, एवरीथिंग किसके जैसा होगा, फीमेल के जैसा। बट बॉडी डिटर्मिनेशन या जेंडर डिटर्मिनेशन के हिसाब से चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो ये चीज आप सभी को याद रखना है कि एक सामान्य पुरुष होता है, एक नॉर्मल पर्सन जो होता है, उसमें टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए, 46। बट जो एक ट्रांसजेंडर कैटेगरी है उसमें कहीं ना कहीं क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई, 47 हो गई। लिख लो नोट करके से। देखो कितनी छोटी सी चीज है ना, बहुत बारीक सा मिस्टेक है, ठीक है ना। बस 46 की जगह 47, और इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, कि किसी का कोई कंट्रोल है इस पे। इसलिए इस टाइप के जो लोग हैं सोसाइटी में, वो हमसे बिल्कुल अलग नहीं है, वो हमारे जैसे ही हैं। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये समस्या कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है, बायोलॉजिकल मिस्टेक है, सबके साथ हो सकती है। इसलिए उन चीज़ों के प्रति थोड़ी सहानुभूति भी अपनी होनी चाहिए यहाँ से। क्लियर है सभी को ये? अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन कौन कौन से बने हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
एक बार जल्दी से इसे लिख के जितना लिखा एक बार चेक कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। जैसे देखो, इससे बनने वाले क्वेश्चन में से 2-4 क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है सिंड्रोमिक बीमारियां, सिंड्रोमिक डिसीज होती हैं कुछ, मैं भी बताता हूं, अलग अलग होती हैं। टर्नर सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम, अलग अलग टाइप की सिंड्रोमिक बीमारियां होती हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंड्रोमिक डिसीज कॉज ऑफ, सिंड्रोमिक बीमारियों का कारण क्या होता है। ऑप्शन देता है गुणसूत्र, दूसरा दिया है गुणसूत्रों में डिस्टरबेंस, तीसरा गुणसूत्रों का एक जैसा हो जाना, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, गुणसूत्र का क्या हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना। जितने होने चाहिए थे उतने ना हो गए, थोड़े से क्या हो गए हैं, चेंज। तो कुछ नोट करके लिखिए, नोट यहां नोट लगाओ। गुणसूत्रों की गड़बड़ी के कारण, फटाफट लिखिएगा, गुणसूत्रों की गड़बड़ी के कारण द डिस्टर्बेंस ऑफ क्रोमोसोमिक नंबर, द डिस्टर्बेंस ऑफ क्रोमोसोमिक नंबर इज द कॉज ऑफ सिंड्रोमिक डिसीज। गुणसूत्रों की गड़बड़ी के कारण होने वाली बीमारियों को सिंड्रोमिक बीमारियां कहा जाता है, सिंड्रोमिक बीमारियां कहा जाता है, सिंड्रोमिक बीमारियां कहा जाता है। कुछ प्रमुख सिंड्रोमिक बीमारियां इस प्रकार की हैं। सम इंपॉर्टेंट सिंड्रोम डिसीज, सम इंपॉर्टेंट सिंड्रोमिक डिसीज। सिंड्रोमिक बीमारियों में 3-4 बड़ी कॉमन बीमारियां हैं, एक आधा दो तो आप लोगों ने देखी भी होंगी। जैसे सबसे पहला लिखो पटाऊ सिंड्रोम, सबसे पहला कौन सा, पटाऊ सिंड्रोम। पहली बीमारी कौन सी इसमें, पटाऊ सिंड्रोम। दूसरी बीमारी लिखो क्लीनेफिल्टर, क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम। और एक तीसरी लिख लो आप डाउन सिंड्रोम। तीसरी कौन सी, डाउन सिंड्रोम। ये 2-3 बीमारियां आपसे थोड़ी ज्यादा पूछ ली जाती हैं, पटाऊ सिंड्रोम, क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम और कौन सा, डाउन सिंड्रोम। इसमें एसएससी के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस में से रहा है पटाऊ सिंड्रोम। अब तो खैर इसका इलाज भी हो जाता है। अच्छा, जितने भी आप लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं या जो गांव वगैरह से संबंध रखते हैं, क्या आपने कभी किसी बच्चे को ऐसे देखा कि नाक के नीचे का जो हिस्सा है एकदम अंदर तक फटा होता है, वो मतलब ऊपर वाला जो ये हिस्सा जैसे नीचे का जबड़ा होता है ना, वैसे नाक के नीचे का हिस्सा पूरा का पूरा अंदर तक क्या होता है, डैमेज। तो जब बेचारा कुछ बोलता है या कुछ खाता है तो कई बार उस हिस्से से चीजें कहाँ जाती हैं, बाहर। कैसे लोगों को देखा है आपने कभी, एक आधा दो इक्का दुक्का लोग आपको मिल जाएंगे। देखो हमारा तालू होता है ना, देखो 2 तालू होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाले को अपर पैलेट कहते हैं, नीचे वाले को लोअर पैलेट कहते हैं। पर तालू समझ पा रहे हो कि नहीं, चा बोलो सभी। चा बोलने में जीभ कहाँ टच होती है, वो जो ऊपर टच होती है उसी को तालू कहते हैं। क्या कहा जाता है, तालू। तो तालू का ये जो, जैसे ये 2 नली है ना नाक की, तो भाई ये तो छत पड़ी हुई है, तो बीच में छत है, तो ऊपर वाला फ्लोर नाक का है, नीचे वाला फ्लोर किसका है, मुंह का है। तो ये जो ऊपर वाली छत होती है ना, चिटक जाती है पूरी, तो ये वाला हिस्सा एकदम अंदर तक फटा हुआ होता है। उस बीमारी को क्या कहा जाता है, पटाऊ सिंड्रोम। और ये पटाऊ सिंड्रोम जो है, एक समय तक ऐसा होता था कि अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हो गया तो एकदम अलग थलग सोसाइटी से माना जाता था। आज के टाइम में ऑपरेशन हो जाता है भाई, अगर तालू फटा हुआ है तो उसको ऑपरेट करके, सिजेरियन करके या सीजर के थ्रू से क्या कर दिया जाता है, सिल दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो एक एक करके नोट आउट करके लिख लो इसे। सबसे पहले पटाऊ सिंड्रोम में लिखो इस, या ऐसे लिखो, इसमें रोगी का ऊपर का ओंठ बीच से फट जाता है, अपर पैलेट इज ब्रेक डाउन अंडर द पटाऊ सिंड्रोमिक डिसीज। इसमें रोगी का ऊपर का ओंठ बीच से फट जाता है, तालू में दरार उत्पन्न हो जाती है।
तालू में क्या आ जाती है? दरार आ जाती। इसके अलावा अगर एक रोग किसी को हुआ है, बच्चा थोड़ा मंद बुद्धि, थोड़ा सोचने समझने की क्षमता जो नॉर्मल बच्चों में होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसे ही समझो ना सर कि इसमें दिक्कत किसकी थी? क्या उस बच्चे की दिक्कत है या क्या उसके पेरेंट्स की दिक्कत है? ये तो वही बायोलॉजिकल मिस्टेक है कि भाई आप पेपर देने गए, आपका पेपर बहुत अच्छा गया, रोल नंबर आपने गलत भर दिया। अब कोई ये बोले कि आप गधे हो, तो भाई नहीं हो सकता। भाई गधे अगर होते तो पेपर बहुत अच्छा करके कैसे आते हैं? इट्स अ ह्यूमन मिरर, एरर हो जाती है। अब अगर ये ह्यूमन एरर है, अब कुछ लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। भाई कई बार ऐसा होता है ना कि OMR सीट में नाम भरने की जगह कुछ और भर दिया आपने उठा के, पूरा सत्यानाश हो गया उस चीज़ का। अब समस्या इस बात की है कि जो इस बात को सुनेगा वो इस पर रिएक्ट कैसे करेगा। रिएक्ट करेगा तो भाई दो तरीके से कर सकता है कि जब तुमसे OMR भरते नहीं आती है तो तुम पेपर कैसे पास करोगे। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। एक मैं आपको नोबेल बता रहा हूँ, हालांकि वो नोबेल नहीं है, बहुत अच्छी किताब है, अभी उस पर एक वेब सीरीज़ भी बन रही है। उस बुक का नाम है 12th फेल। क्या नाम है बुक का? 12th फेल। यही मुरैना के एक भाई साहब थे, आपने पढ़ा होगा, हो सकता है आप में से किसी एक ने सुना होगा। दिव्यकीर्ति साहब ने उनके बारे में बाकायदा अच्छे से बताया, उनका स्टूडेंट भी रहा है वो। मुरैना से एक बालक थे, शर्मा करके थे वो, मनोज शर्मा या मोहित, क्या नाम था इनका? मनोज शर्मा। जब वो IAS दे रहे थे तो एक बार वो टेररिज्म की जगह उन्होंने टूरिज्म पे ऐसे लिख दिया था, मतलब पूछा आतंकवाद पे गया था और वो पर्यटन में लिख के चले आए थे, या पर्यटन में लिखना था और आतंकवाद में लिख के चले आए थे। अब ये ह्यूमन एरर है, ठीक है ना। आगे जाके लड़का IPS बना हो, IPS हुआ हो, और वो लड़का जो 12वीं में कभी क्या हो गया था, फेल हो गया था वो, तो ये तो ह्यूमन एरर हो गई ना। ऐसे ही बायोलॉजिकल एरर भी हो जाती है। और चलो ह्यूमन एरर में तो फिर भी समय लगता है, टाइम लगता है, बायोलॉजिकल एरर में तो बिल्कुल समय नहीं लगता ना। तो इस टाइप की अगर कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं और अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम इस चीज़ को समझें कि अगर हम किसी ट्रांसजेंडर को देखें या कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखें तो उसके लिए हमारे दिल में बहुत ज़्यादा जगह हो ना हो, लेकिन कम से कम कॉमन रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि इसके साथ ऐसा कुछ बहुत खतरनाक नहीं हुआ है, कुछ बायोलॉजिकल एरर के चलते इसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। क्लियर है? तो बताओ पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है? जो ऊपर का तालु होता है, ऊपर तालु बीच से क्या हो जाता है? फट जाता है। बच्चा थोड़ा क्या हो जाता है? मंदबुद्धि हो जाता है, नॉर्मल सोचने समझने की क्षमता उसके अंदर नहीं रहती है। दूसरे नंबर में कौन सा लिखा है बताइए? दूसरे नंबर में कौन सा? क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम लिखो। यह रोग केवल पुरुषों में होता है, क्लीनेफेल्टर में लिख लो, यह रोग केवल पुरुषों में होता है। इस रोग में क्रोमोसोम्स की संख्या 47 हो जाती है, 47 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। देखो इसमें पता क्या होता है, इसमें जो मेल होता है ना, उसमें मेल की जो बॉडी होती है ना, जैसे ऐसा आपको लगेगा कि है ये बालक, लेकिन उसकी बॉडी जो होती है वो बॉडी का शेप फीमेल्स के जैसा हो जाता है। जैसे मेल में चेस्ट होता है तो चेस्ट में ब्रेस्ट का विकास बहुत नहीं होता है, लेकिन इस बीमारी में क्या होता है, लड़कों में ब्रेस्ट क्या हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं। उनमें जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो इस टाइप का जो लड़का होता है वो इम्पोटेंसी का शिकार हो जाता है, नपुंसकता का शिकार हो जाता है। बात वही है कि ट्रांसजेंडर का ही बात हो रही है, बट उसमें कहानी को थोड़ा दूसरे स्तर से बताया जा रहा है। तो कौन सी बीमारी हो गई इसमें? क्लीनेफेल्टर बीमारी हो गई, जो किसमें होती है? पुरुषों में होती है। अगला कौन सा लिखा है इसमें? डाउन सिंड्रोम लिखो। डाउन सिंड्रोम का प्रभाव बच्चों में देखने को मिलता है, जिसमें बच्चा मंदबुद्धि,
जीभ का टेढ़ी हो जाना, टंग जो होती है वो सीधी ना हो के ऐसे टेढ़ी हो जाती तो बात नहीं करते बनता है, ठीक है। जीभ का टेढ़ी हो जाना, आंखों का सीधा ना होना, आंखों का सीधा ना होना आदि लक्षण देखने को मिलते हैं, आदि लक्षण देखने को मिलते हैं। इस बीमारी को मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है, इस बीमारी को मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। जो डाउन सिंड्रोम होता है इसको क्या बोल देते हैं, मंगोलिज्म। ऐसा कहते हैं कि यह बीमारी ज़्यादातर एक समय मंगोलियंस में देखने को मिलती थी, उसी के चलते नाम के साथ क्या ऐड कर दिया गया, मंगोलिज्म कह दिया गया इसे, ठीक है ना। इसका पता आजकल पहले ही चल जाता है, जब बच्चा गर्भ में होता है माता के। आजकल तो बहुत सारे टेस्ट होने लग गए हैं कि भाई ये वाला टेस्ट हुआ, ये टेस्ट हुआ, ये टेस्ट हुआ, ये टेस्ट हुआ, तो कई बार पहले ही बता दिया जाता है कि इसमें इस टाइप की बीमारी के होने के क्या हैं चांसेस ज़्यादा हैं। तो एक बार समझ लेते हैं क्या क्या है। पटाऊ सिंड्रोम में क्या हुआ बताइए, ऊपर का होंठ या ऊपर वाला तालू क्या हो जाता है, फट जाता है। क्लीनेफिल्टर में क्या हुआ, पुरुषों में होता है, क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। शरीर में ब्रेस्ट का क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो इनडेवलप हो जाते हैं, पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, बच्चा मंदबुद्धि होता है, जीभ टेढ़ी हो जाती है, आंखें टेढ़ी हो जाती हैं, और ऐसे बच्चे थोड़े से एबनॉर्मल शेप के दिखाई देते हैं। जनरली इस बीमारी को क्या कहा जाता है, मंगोलिज्म। क्या कहा जाता है, मंगोलिज्म। एक आखिरी आपसे और दिया गया इसमें, टर्नर सिंड्रोम, ये आप और नोट करके लिख लीजिए, इसके बाद कहानी खत्म करते हैं। एक कौन सी बीमारी है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की जो बीमारी है आप इसे ऐसे याद कर लो कि जो क्लीनेफिल्टर बीमारी है ये किस में होती है, पुरुषों में। जो टर्नर सिंड्रोम की बीमारी है ये किस में होती है, महिला में होती है, ठीक है ना। अब इसका जस्ट उल्टा सोच लो कि इसमें महिलाओं की जो आवाज़ होगी वो क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी, आवाज़ पुरुषों की जैसी हो जाएगी, चेहरे में दाढ़ी मूंछ का आना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें महिलाओं का जो शरीर होगा वो किसके जैसा दिखेगा, पुरुषों के जैसा दिखेगा। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं जो होंगी वो बांझपन का शिकार हो जाएंगी। देखो, अगर कोई पुरुष अपने रिप्रोडक्शन की क्षमता खो देता है, अगर किसी पुरुष में बच्चा पैदा करने की क्षमता समाप्त हो गई है, तो उसके लिए हिंदी में बोला जाता है नपुंसक, हाँ या ना। इंग्लिश में बोला जाता है इम्पोटेंसी। क्या बोलते हैं, इम्पोटेंसी। लेकिन अगर किसी महिला में बच्चा पैदा करने की क्षमता समाप्त हो गई है तो उसे बांझपन कहा जाता है। उसे इंग्लिश में हम अफर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी भी कह देते हैं कि फर्टिलिटी ना हो कि इसमें क्या हो चुकी है, अनफर्टिलिटी के चांसेस कहीं ना कहीं क्या हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं। तो टर्नर में सब कुछ टर्न हो जाता है, बदल जाता है कुल मिला के। तो क्या क्या लक्षण होते हैं लिख लीजिए इसमें। आवाज़ का भारी होना, आवाज का भारी होना, भारी होने के अलावा बांझपन महिलाओं में बांझपन, ये सारी चीजें देखने को मिलती, ठीक। महिलाओं में बांझपन। हाँ, इसकी कहानी बस इतनी है कि अगर देखो क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम हुआ तो इसमें 46 + 1 होगा, ये कितना हो जाएगा, 47। लेकिन टर्नर में क्या होता है, एक टर्न हो जाता है। टर्न होने का मतलब ये है कि इसमें होना कितना चाहिए, 46, लेकिन इसमें एक कौन सा हो जाएगा, कम, 45 हो जाएगा। मतलब देखो यार, या तो कम होगा तो भी दिक्कत है, ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत है। भगवान की जो डिज़ाइनिंग है ना 46 वाली, अगर उतना रहेगा तो काम बहुत बढ़िया से चलने वाला है। अब इसमें देखो कई बार क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो टर्नर सिंड्रोम है इसमें हमने पढ़ा ना कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं, 45। तो पूछता कैसे कि 45 कैसे होंगे। अब देखो 44 तो कौन से होंगे, ऑटोसोम, 22 पापा जी के और 22 मम्मी जी के। अब इसमें जो 2 होते हैं ना उसमें एक X होता है और दूसरा क्या हो जाता है, O हो जाता है। O का मतलब एक क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। अब कई बार क्या होता है, वैसे देता है 44 + X, 44 + Y, 44 + XY,
या 44 प्लस XO। तो दिमाग में रखना है कि O का मतलब यहाँ 0 से है, वो डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है कि दूसरा वाला Y है कि क्या है, उसमें X है। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? तो कितने सिंड्रोम की बीमारियां लिख ली बताइए? पहला बोलो कौन सा? पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ में क्या हो जाता है? नाक के नीचे वाला जो तालू है वो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। उसके बाद कौन सा पढ़ा आपने? क्लीनेफिल्टर। उसमें 46 की जगह कितना हो जाएगा? 47। पुरुषों का शरीर महिलाओं के जैसे हो जाएगा, आवाज़ का पतलापन हो जाएगा। मतलब भगवान ने डिज़ाइन तो मेल किया था, लेकिन बॉडी का जो शेप फिगर वगैरह है वो कैसा हो जाएगा? फीमेल के जैसा। उसके बाद आपने कौन सा पढ़ा? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को क्या बोलते हैं? मंगोलिज्म कहा जाता है। आँख का टेढ़ी होना, जेब का टेढ़ी हो जाना, ये डाउन सिंड्रोम में है। और आखिरी में कौन सा लिखा? टर्नर। टर्नर में 46 की जगह कितना हो जाता है? 45। इस ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है। यहाँ बांझपन वगैरह की शिकायत कहीं ना कहीं बनी रहती है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो सिंड्रोमिक बीमारियां किसके कारण से होती हैं? क्रोमोसोम की संख्या में किसी भी प्रकार से क्या हो जाना? गड़बड़ी। या तो आप ये बताइए कि क्रोमोसोम की संख्या में कमी हो जाना या अधिकता हो जाना सिंड्रोमिक बीमारियों का क्या होता है? कारण होता है। अब ये जो 4 सिंड्रोमिक बीमारियां पूछी गई हैं, इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पटाऊ सिंड्रोम, और पटाऊ सिंड्रोम के बाद अगर बहुत ज़्यादा पूछा गया तो कौन सा आता है आपका? टर्नर। टर्नर वगैरह अगर पूछेगा ना तो क्रोमोसोम के नंबर पूछेगा आपसे वो, कि किसमें कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो टर्नर में याद रखिएगा कितने हो जाते हैं? 45। बाकी सब में 47 वाले हैं, लेकिन बाकी सब में अगर आप याद नहीं भी कर रहे हो तो उनके लक्षण कहीं ना कहीं आप याद रखिएगा। कहानी क्लियर? यहाँ से आपका कोशिका विभाजन का चैप्टर खत्म हो जाता है। अब बाकियों में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है फटाफट नोट करके लिख लीजिए आप। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। विभिन्न जीवों में क्रोमोसोम्स की संख्या। विभिन्न जीवों में क्रोमोसोम की संख्या। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो क्रोमोसोम माता पिता से हमारी बॉडी में आए, ये हमारे शरीर के लिए क्या काम कर रहे हैं? माता पिता के लक्षण बच्चों में आ रहे हैं, हाँ या ना? भाई जब बच्चा पैदा हुआ तो बोलते ना इसकी नाक मम्मी जैसी है। तो भाई वो नाक मम्मी जैसी कैसी? वो जो ऑटोसोम है ना भाई, 44 जो ऑटोसोम है वो बॉडी का शेप बनाते हैं। वो जो 2 हैं वो जेंडर डिटरमाइन करते हैं। तो जैसे बोले बच्चा पैदा हुआ, बोले इसका चेहरा इसके पापा जैसा है, इसका चेहरा इसके माता जी जैसा है। वास्तव में ये लक्षण बच्चों में आते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि पापा इसके बहुत गुस्से वाले थे इसलिए ये भी बहुत गुस्से वाला है। ये लक्षण नहीं है, ये लक्षण नहीं आते मम्मी पापा से बच्चों में। अगर ऐसे लक्षण मम्मी पापा से बच्चों में आ रहे होते तो भाई पुलिस का बेटा पुलिस होता, IAS का बेटा IAS होता फिर तो लक्षण का मतलब यहाँ ये मत मानना कि वो जो इनबिल्ड लक्षण आते हैं उनकी बात हो रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि माता पिता बहुत शांत हैं, लेकिन बच्चा देखो एकदम राक्षस बच्चा है वो। तो भाई ऐसा कैसे हो गया? माता पिता से बच्चों में लक्षण का आना, बॉडी शेप, बनावट, इन सब पे बात की जा रही है। आप ऐसे समझिए कि अगर एक महिला बच्चा पैदा कर रही है तो बच्चे की जो बनावट होगी वो मेल फीमेल के स्ट्रक्चर को मैच कर सकती है। वो समझ में आ रहा है ना? हाँ या ना? अगर पापा बहुत अच्छा गाना गाते हैं और अगर लक्षण बच्चों में ट्रांसफर हो रहा होता तो एक आधा बच्चा तो अच्छा गायक निकलता, जबकि कई केसेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो लक्षण का मतलब आप इस कैटेगरी को भी रख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? हेडिंग क्या करी आपने? विभिन्न जीवों में क्रोमोसोम्स की संख्या। लिख लो 2-4 जो पूछे जाते हैं ज़्यादातर, जिसमें सबसे पहले तो अपने आसपास वाले लिख लेते हैं, जो इंसान के आसपास वाले होते हैं, जिसमें कौन कौन सा लिख लो। सबसे पहले लिख लो हॉर्स, जो ज़्यादातर, हालांकि ये PCS वगैरह में थोड़ा कम आता है, बट बाकी की जो एग्जाम्स होते हैं रेलवे वगैरह के, SSC वगैरह में, उनमें इनके नंबर थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं। हॉर्स घोड़ा, इसमें लिखो क्रोमोसोम्स की संख्या 64। फिर लिखो गधे में लिखो डंकी, डोंकी, इसमें होता है 62, 62। तो ऐसे समझ लो कि गधा घोड़े बनने से बस 2 से रह गया, है ना भाई। गधे में कितना है? 62। अगर 64 हो जाता तो गधा क्या हो जाता? घोड़ा हो जाता। क्रोमोसोम की ही दिक्कत है और क्या है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद और कुछ लिख लीजिए, जैसे कि अगला लिख लो आप, इसमें है तो बहुत सारे काम कौन से लीजिए। कैमल लिख लो आप, ऊंट लिख लो। कैमल में लिख लीजिए आप 74।
कैमल में कितने 74, 74 होते हैं, मतलब ऊंट से भी ज़्यादा होते हैं। तो वैसे भी वो ऊंट से ज़्यादा ही होता है वो तो, ठीक है ना भाई। घोड़ा जो होता है वो ऊंट से क्या होता है, ज़्यादा ही होता है ना भाई, हाइट वाइट के हिसाब, भाई ऊंट का ज़्यादा हो गया। कैमल में आपने कितना लिखा है 74, जबकि घोड़े में कितना लिखा है 64। तो अब ऐसे हाइट के हिसाब से भी याद कर लो कि भाई ऊंट की हाइट सबसे ज़्यादा है, जैसे भी याद करना है कर सकते हैं आप, ठीक है ना। उसके बाद उसमें लिख लो आप सीप, भेड़, भेड़ में लिख लो 54, भेड़ में कितने होते हैं 54। तो ऐसे याद करो भाई, हाइट के हिसाब से आप मुझे बताओ गधा ज़्यादा हाइट वाला होगा या भेड़ ज़्यादा हाइट का होगा, गधा ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो भाई भेड़ में कितना लिखा आपने 54, 64 किस में लिखा आपने 64 घोड़े में लिखा ना भाई, और 74 किस में लिखा ऊंट में लिखा। तो भाई ये भेड़, ये ऊंट, ये घोड़ा, और ये कौन सा हो गया ऊंट हो गया। इसी में से 62 में से 2 कम कर दो तो घोड़ा क्या हो जाएगा, गधा हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे नंबर से याद कर लेना, काम काम के हो जाते हैं कई बार। एक आधा दो और लिख लीजिए, जैसे बिल्ली में लिखो, बिल्ली में 38 होते हैं, कुत्ते में लिख लो 78, 78। अब यहाँ हाइट वाइट वाला नाटक मत करिएगा कि सर यहाँ कुत्ते में अगर 78 है तो फिर ऊँट से भी खतरनाक हो जाना चाहिए वो तो, जबकि ऐसा नहीं। कुत्ता बिल्ली ऐसे याद कर लेना भाई, बिल्ली में कितने होते हैं 38, कुत्ते में कितने होते हैं 78 होते हैं। कितने हो गए टोटल, देखो ये 6 हो गए, हो गया। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, है तो बहुत लंबी लिस्ट है इसमें। जेरोफाइट्स अगर आप पढ़ोगे, अभी आप पढ़ोगे टेरिडोफाइटा वगैरह पढ़ोगे, हजारों की संख्या में क्रोमोसोम्स वहाँ देखने को आपको मिलेंगे। ये कुछ कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी गाय वाय कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। एक बार टैली कर लें ऐसे, तो बताओ कुत्ते में कितने क्रोमोसोम्स हैं 78, मतलब हमने जितने भी लिखे उसमें सबसे ज़्यादा हमने उसी में लिखे हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई ऐसा क्रोमोसोम आपने लिखा है जो इवन नंबर में ना लिख के आपने ऑड नंबर में लिखा हो, सम संख्या में ना लिख के विषम संख्या में लिखा हो? क्योंकि क्रोमोसोम कभी विषम संख्या में हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना भाई, तभी तो अर्धसूत्री होगा भाई, आधा आधा तभी तो आएगा दोनों में से, हाँ या ना। चलिए एक बार टैली किया जाए, बताओ भेड़ में कितने, भेड़ में कितने हैं सीप, घोड़े में, ऊंट में 54, 64, 74, 54, 64, 74। अगर घोड़े में से 2 क्रोमोसोम कर दें कम तो घोड़े से गधा हो जाएगा। बिल्ली में कितने हैं 38 होते हैं। और अगर कुत्ते की बात की जाए तो चिंपांजी जो होता है ना, लगभग इंसानों के जैसे ही हरकतें होती हैं, उसमें हमसे 2 ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। कितने ज़्यादा होते हैं 2 कम। लेकिन छोड़ो, चिंपांजी नहीं आता, यही याद रखो, ठीक है ना। क्रोमोसोम की संख्या क्लियर है यहाँ तक, तो आपका सेल डिवीज़न का टॉपिक यहाँ से हो गया ख़त्म। जितना आपने लिखा है फटाफट रिकॉल कर डालो जल्दी से, फिर 2-4 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन इससे क्या क्या बन सकते हैं और जो बन सकते हैं वो भी देख लेते हैं। आप इसे चाहो तो बंद कर सकते हो, ठीक है ना।